नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ नॉलेज ब्लॉक कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आपके सामने हिंदी व्याकरण का चैप्टर। आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पीएससी में भी महत्वपूर्ण है, एसआई में भी महत्वपूर्ण है, पटवारी में भी है, वन रक्षक में भी है और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं लगभग ये टॉपिक वर्णमाला हमारे सभी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और वर्णमाला के बगैर बेटा कुछ होने वाला नहीं है। वर्णमाला यदि हम कहें तो एक प्रकार से बेटा ये हमारी हिंदी व्याकरण का आधार स्तंभ है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। यदि ठीक से हमने वर्णमाला ठीक से पढ़ ली तो आप ये मानिए बेटा कि आधे से ज्यादा हमारा व्याकरण ठीक हो जाता है। इसकी आवश्यकता इस टॉपिक की मैं बताऊं, महत्वपूर्ण इसके महत्व यदि मैं बताऊं तो इसकी आवश्यकता बेटा हमें छंदों में भी पड़ेगी, अलंकार में भी पड़ेगी, संधि में भी पड़ेगी, समास में भी पड़ेगी, यानी हर जगह इस टॉपिक की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बहुत ही गंभीरता के साथ में पढ़ें। जहां भी आपकी मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कोई भी जिज्ञासा अधूरी न रह जाए। पहली बार नॉलेज ब्लॉक कोचिंग की तरफ से पहली बार इतने गहन अध्ययन के बावजूद मैं आपके सामने उपस्थित हूं और पहली बार इतने लेक्चर जो आपके सामने दिए जाएंगे, एक से बढ़कर एक लेक्चर होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने वर्णमाला की। किसकी बेटा? वर्णमाला की। ये वर्णमाला हमारा है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं हमारी वर्णमाला से और बहुत ही प्रश्न सबसे पहले ही आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि लेखन, अब देखिए थोड़ा सा घुमाना है उनको, थोड़ा सा यदि उन्होंने घुमा दिया वो हम अर्थ का अनर्थ करके चले आते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बहुत ज्यादा आता है कि लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा ये भी प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपने बहुत रटा होगा और किताबों में भी बहुत रटा होगा। मैं आपको रटने नहीं दूंगा, मैं आपको हिंदी महसूस कराऊंगा, एक एक शब्द महसूस कराऊंगा। और बेटा आप सिर्फ कक्षा परमानेंट लीजिए, आप मेरी हर क्लास को देखिए और फिर आप देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको महसूस कराऊंगा हिंदी, ये मेरा आप सभी से वादा है बेटा। मैं बात करता हूं कि थोड़ा सा घुमाया, मैं बात कर रहा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। ये तो उत्तर मिल जाता है कि 52 होती है, लेकिन है कौन कौन वर्ण, वो कौन कौन से वर्ण 52 है, हमें ये भी पता चलना चाहिए। तो मैं आपके सामने यही सारी जिज्ञासाओं को, वर्णमाला का ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन आप जीवन में कभी ना किया होगा, ना आप भविष्य में कभी करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं वर्णमाला का आपको वैज्ञानिक अध्ययन कराऊंगा, एक एक वर्ण का वैज्ञानिक अध्ययन कराऊंगा और आपके सामने एक एक वर्ण का वर्गीकरण रखूंगा और आप इतनी विस्तार से आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं आपसे बात करता हूं बेटा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये 52 वर्ण लिखे हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, 52 होती है बेटा। 11 ये स्वरों की संख्या है। ये 2 अयोग्य वाहक हैं हमारे। ये कौन से हैं? अयोग्य वाहक। कौन से हैं बेटा? अयोग्य वाहक, ठीक है ना। ये 2 अयोग्य वाहक हैं हमारे और 11 2 कितने हुए बेटा? 13 हुए। और व्यंजनों की संख्या का से हा तक ये जो होती है बेटा, ये 33 संख्या है इनकी। कितनी है? 33 संख्या है। और ये 4 हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन, यानी 6। ये देखिए बेटा, यहाँ पर यदि बात करें हम तो कितने हो गए? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई। एक एक वर्ण का मैं आपके सामने वैज्ञानिक अध्ययन रखूंगा। सिर्फ तुक्केबाजी वाली बात नहीं होगी। सिर्फ ये किताबों में या बहुत सी जगह में मिल जाता है कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती, तो कुल वर्ण होते कौन कौन है, मैं एक एक वर्ण आपके सामने बेटा रखूंगा। और
कौन कौन से वर्ण हैं वो आपके सामने है। एक अधिकांशतः प्रश्न आ जाता है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा देते हैं कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर भी बेटा विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है, अपने अपने पेशेंस को नहीं खोना है बेटा। अगर मैं बात करूं तो लेखन के आधार पर भी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 ही होती है। कितनी होती है, 52 ही होती है। यानी 52 लेखन के आधार पर भी और 52 कितने के आधार पर बेटा, कुल वर्णों की संख्या भी होती है, दोनों मिलाकर 52 होती है। अब मैं बात करता हूं कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वतंत्र वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी बेटा, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से वर्ण हैं जो उच्चारण के आधार पर जो 52 से कौन से वर्ण है 52 में कि जो 44 वर्ण वो कौन कौन है, और उच्चारण के आधार पर और स्वतंत्र वर्णों के आधार पर इनकी भी मैं आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं आपको हिंदी वर्णमाला की बात करूं और हिंदी वर्णमाला में देखूं तो हिंदी वर्णमाला में ये 52 वर्ण आपके यहाँ रखे हैं। 11 ये स्वर हैं, 2 अयुक्त वाहक हैं और ये का से हा तक 33 कितने हैं, व्यंजन हैं, और 4 ये उसमें व्यंजन है, 4 ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और 2 कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन है। ये कुल मिलाकर कितने हुए, 52 हुए, यानी 52 हुए बेटा। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे यदि चर्चा करूं, अधिकांशतः एक प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है बेटा कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है हमसे। तो विचलित नहीं होंगे, हिंदी वर्णमाला को कोई कोई लिख देता है कि भाई 1 2 3 4 5 6, नहीं, कितने में, 2 भागों में बांटा गया है। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। कितना बेटा, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी कि कुल 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इनकी भी मैं आपसे बात करता हूं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो सर्वप्रथम महाभाष्यकार पतंजलि ने ये चर्चा की है। अब पतंजलि कौन है, योग दर्शन के प्रवर्तक। पतंजलि कौन बेटा, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। उनकी एक रचना है बेटा, कौन सी, महाभाष्य। कौन सी, महाभाष्य। इसमें उन्होंने सबसे पहले चर्चा की है। तो सबसे पहले योग दर्शन के प्रवर्तक या महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उन पर आधारित होते हैं। यानी कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है। स्वर वे वर्ण हैं जो भीतर से आती हुई हवा, जिनके उच्चारण में भीतर से आती हुई हवा अबाध गति से, अबाध गति यानी बिना रुके मुख विवर के बाहर निकल जाती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो बिना किसी वर्णों की सहायता के बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है वो क्या कहलाते बेटा, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या कहलाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में भीतर से आती हुई हवा हमारे मुख विवर के किसी न किसी हिस्से को क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ आदि को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करता हूं कि स्वर और व्यंजन की परिभाषा तो हो गई। एक नजर यहां से प्रश्न कितने सारे खड़े होंगे। देखिए, प्रश्न कहां से खड़े होते हैं और कैसे प्रश्न निकलते हैं, बात ही बात में प्रश्न निकलते हैं। मैं आपके सामने अंतर रखता हूं, स्वर और व्यंजन का अंतर रखता हूं। वो अंतर में आप देखिए सर बेटा कितने सारे यहाँ पर प्रश्न हमारे खड़े होते हैं। ये अंतर में ही सारे प्रश्न नजर आएंगे और ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो बेटा मैंने आपसे बताई है, सबसे पहली बात तो मैंने आपसे बताई है कि स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है। स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है। पहला अंतर देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से देखिए। हिंदी आप ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन कभी जीवन में नहीं पढ़ेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। सिर्फ रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नजर आप सिर्फ देखिए और ध्यान होके एकाग्रचित होकर के हमारी इस व्याकरण को और हिंदी वर्णमाला के वैज्ञानिक अध्ययन को सुनिए।
मैंने बोला आपसे कि स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का अकेले उच्चारण नहीं होता। किसकी सहायता से बेटा? स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। पहला अंतर, ये मैंने परिभाषा में भी आपको बताया कि स्वरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, बिना किसी वर्णों की सहायता के किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण किसके बेटा? स्वरों की सहायता से होता है। बात मैं पहली अंतर की कर रहा हूँ। पहला अंतर है हमारा कि स्वरों का अकेले उच्चारण यानी स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, और जबकि व्यंजनों का क्या? स्वरों की सहायता से होता है। सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जाता है। कितने बेटा? सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यंजनों का अपेक्षाकृत कम किया जाता है। अब आप कैसे समझेंगे कैसे किया जा सकता है? देखिए, किसी भी स्वर को बोल लीजिए, किसी भी स्वर को आप बोल लीजिए, लंबा चाहे जितना खींच लीजिए, उसी की ही ध्वनि सुनाई देगी। मैं बोलूं आपसे दूसरी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। तात्पर्य स्वरों का लंबे समय तक उच्चारण बेटा किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का नहीं किया जा सकता। बोले बोले का, आखिरी ध्वनि आ गई का। तात्पर्य ये बेटा कि स्वरों का मैंने क्या बताया, लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का लंबे समय तक उच्चारण नहीं किया जा सकता। एक प्रश्न आपका यही आ गया बेटा कि किनका लंबे समय तक उच्चारण नहीं किया जाता, तो किनका नहीं किया जाता? व्यंजनों का नहीं किया जाता। प्रश्न ऐसे ही खड़े होते हैं, किनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है? किनका होता है? स्वरों का होता है। तीसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो सभी स्वर क्या अक्षरिक होते हैं? ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने बताया आपको सिर्फ ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी कहां? नॉलेज बिला कोचिंग के YouTube चैनल पर ही आपको मिलेगी बेटा, ठीक है ना। अक्षरिक स्वर अक्षरिक होते हैं, जबकि व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। अब ये अक्षरिक क्या है? मैंने आपसे बताया बेटा क्या अक्षरिक, क्या अक्षरिक मतलब स्वर क्या होते हैं बेटा? अक्षरों से युक्त होते हैं। क्या होते हैं? अक्षरों से युक्त होते हैं। अक्षरों से क्या होते हैं? युक्त होते हैं। और अक्षर क्या कहलाते हैं? अक्षर वो कहलाते हैं बेटा जो क्षरित नहीं होते हैं, जो खंडित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे यानी कि अक्षर वो कहलाते हैं जिनका क्षरण नहीं होता है। अक्षर क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं जिनका क्षरण नहीं होता है, और क्षरण से तात्पर्य आधे से होता है। मान लो मैं आपसे कह दूं कि यहां से बेटा क्या, यहां पर भूचरण हो गया, भूचरण हो गया यानी पानी आया, आधी मिट्टी बहा के ले गया और आधी मिट्टी रह गई, यही तो है भूचरण। तो फिर यहां आधे से तात्पर्य क्या है? भाषा में हम आधे से तात्पर्य किससे, क्षरण से तात्पर्य किससे माने? यदि किसी वर्ण के नीचे क्या हलंत लग जाए, क्या लग जाए, वो आधा हो जाता है, यानी इसका क्या हो गया है? क्षरण हो गया है। लेकिन हम किसी भी स्वर के नीचे जो आ से अ तक लगे हैं बेटा, इनके किसी के नीचे हम हलंत नहीं लगा सकते, इसलिए इनका क्षरण नहीं होता। इसलिए क्या ये अक्षरों से युक्त होते हैं, यानी इनका क्षरण नहीं होता, इसलिए स्वर क्या होते हैं? अक्षरिक होते हैं बेटा। और व्यंजनों के नीचे क्या हलंत लग जाता है। मैं का निर्माण बोलूं तो किससे? का और आ से होता है, यानी इनके नीचे क्या हलंत लग जाता है। तात्पर्य ये बेटा कि इनका क्या होता है? क्षरण हो जाता है, और स्वरों का क्षरण नहीं होता है। तात्पर्य यही है कि स्वर अक्षरिक होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं? अनाक्षरिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अनाक्षरिक होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, अगली बात, चौथी बात में अगर आपसे करूं और अगले अंतर की बात करूं, पहला अंतर क्या है? स्वरों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों का नहीं होता। दूसरा क्या है? स्वरों का लंबे समय तक उच्चारण किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों का नहीं किया जा सकता।
तीसरा क्या है अंतर, स्वर क्या होते हैं, अक्षरिक होते हैं, मतलब अक्षरों से युक्त होते हैं, जबकि व्यंजन क्या, अनाक्षरिक होते हैं, यानी ये अक्षरों से युक्त नहीं होते, इनका क्या, क्षरण हो जाता है। और चौथी बात है कि स्वरों के उच्चारण में, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, कितने सारे प्रश्न यहां पर बने, किनका क्षरण होता है, किनका नहीं होता है, किनके उच्चारण में लंबा समय लगता है, किनके में नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं कर लेता हूं, स्वरों के उच्चारण में मुख विवर का अपेक्षाकृत फैलाव हो जाता है, यानी स्वर क्या होते हैं, अधिक मुखर होते हैं, इनके उच्चारण में हमारे मुख विवर का फैलाव हो जाता है, जबकि व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर का फैलाव नहीं होता, यानी कि मुखर नहीं होते हैं व्यंजन। मैं आपसे बोलूं आ, हम मुख को फाड़ सकते हैं, मुखर हो सकता है स्वरों के उच्चारण में, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में मुखर नहीं होते हैं, इनके उच्चारण में मुख अपेक्षाकृत कम फैलता है। ये भी महत्वपूर्ण अंतर है। तात्पर्य ये बेटा कि ये अंतर हमें स्वर और व्यंजन में सबसे महत्वपूर्ण समझने में भूमिका अदा करेंगे, और यही अंतर होते हैं। अब मैं बात आपसे करता हूं, अब मैं बात आपसे पुनः वहीं पर आता हूं बेटा, और सबसे पहले बात मैं आपसे करता हूं जो हमारे सामने एक सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या जाती है, और समस्या हमारे सामने क्या जाती है बेटा, समस्या ये जाती है हमारे सामने, अभी तक हमने देखा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर होते कितने हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बेटा एक बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, निश्चित कर दूं, आप जितनी भी बुक्स उठाएंगे, जितनी भी किताबें पढ़ेंगे, सभी किताबों में इनकी संख्या अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन सर्वमान्य रूप से हमें अपने व्यापम का देखना है कि हमारा व्यापम क्या मानता है स्वरों की संख्या, सर्वमान्य रूप से स्वरों की संख्या क्या मानी गई है। देखिए कहीं आपको 13 स्वर मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, और कहीं 11 मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि 10 कौन है, 11 कौन है, और 13 कौन है, और सर्वमान्य कौन है। मैं इनकी भी चर्चा आज आपसे बेटा कर ही लेता हूं। तो सबसे पहले मैं स्वरों की 10 स्वरों की बात करता हूं कि 10 कौन है। तो देखिए बेटा ये जो 11 स्वर आपके लिखे हुए हैं, इनमें ये जो री है, ये हमारी हिंदी की ध्वनि नहीं है, ये संस्कृत की ध्वनि है, ये संस्कृत की ध्वनि है, लेकिन हमारी हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो री से युक्त हैं, और ज्यों के त्यों हमारी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, इस कारण हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका स्थान भी संस्कृत भाषा में स्वरों में है, इसलिए इसको भी हमने स्थान स्वरों में दिया है, और लघु स्वरों में है, इसलिए लघु स्वरों में इसका स्थान हमने दिया है। हम बात करें इसी की वजह से, हमें अगर बात करें तो यहाँ पर री को हटा देते हैं, तब हिंदी में कितने 10 स्वर बचते हैं। यानी प्रश्न आ जाता है हिंदी में मानक स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी पाई जाती है बेटा, 10 होती है। कितनी होती है, ये 10 होती है। हम 13 की भी बात कर लें तो प्रारंभ से हमने देखा कि 11 की इनके अलावा अंग और आहा को भी स्वर कहीं कहीं माना जाता है और हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बेटा अंग और आहा स्वर नहीं है, ये क्या है, अयोग्य वाहक हैं। मैं अगले वीडियो में इन पर चर्चा बहुत लंबी करूंगा, पूरा वीडियो इन पर बनाऊंगा मैं अयोग्य वाहक पर, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि अयोग्य वाहक हैं ये स्वर हैं तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं उनको स्वर कहा जाता, व्यंजन क्यों नहीं कहा जाता, अयोग्य वाहक क्यों कहा जाता। मैं अलग से इन पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं बेटा कितनी, 11 की। तो हमारे सर्वमान्य रूप से स्वरों की संख्या 11 स्वीकार की गई है, जो आपके सामने ये दिए हैं बेटा। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि आपसे अगर प्रश्न आता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 11 है। अगर आपसे शर्त लगाकर पूछें कि भाई मानक स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर री को हटा दीजिए, क्योंकि ये उन मानक तत्वों पर सही या खरा नहीं उतरता जो होना चाहिए, जो मैंने स्वर और व्यंजन के अंतर बताए। यदि इसका लंबे समय तक उच्चारण करें तो ई की ध्वनि सुनाई देती है, इसके उच्चारण में मुख विवर का क्या फैलाव भी नहीं होता है। तात्पर्य ये कि ये उन तत्वों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए ये हमारा स्वर नहीं है। इसको हम यदि एक तरीके से कहें तो ये आगत स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आगत स्वर भी कह सकते हैं। क्यों,
क्योंकि संस्कृत भाषा का है, संस्कृत भाषा से हमारी भाषा में क्या हो गया है, आ गया है, इसलिए इसे क्या कहेंगे बेटा, आगत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, आगत स्वर कहेंगे हम, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे स्वरों की बात, स्वरों की परिभाषा, इनके अंतर और इनकी संख्या की बात हमारी आज यहाँ तक क्लियर होती है। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको इनके आगे की बात करूंगा। तब तक